जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम आज आपके लिए एक नई खुशखबरी के साथ पेश हुआ हूं। और ये जो नई खुशखबरी है, ये आज हम एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बैच का नाम है हिंदी स्पेशल 0.1। ये मेरा पहला बैच होगा हिंदी का, और इस बैच में हम हिंदी के हर एग्ज़ाम को देखेंगे और हर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हिंदी स्पेशल होगी। हिंदी स्पेशल का मतलब ये है कि इस बैच में यूपीपीसीएस, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और जितने भी हिंदी माध्यम के एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सबको हम कवर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये हिंदी स्पेशल बैच जो होगा मेरा 0.1, ये ऑल एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम को कवर करेगा। इसमें कोई सा भी एग्जाम आ सकता है जो कि हिंदी जिसमें जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है उन सब के लिए यहाँ से कवर की जाएगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इतना डीपली आपको पढ़ाया जाए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से जो भी पढ़ाया जाए उसके बाद पहले इसका पढ़ाने का जो तरीका होगा हमारा ये होगा कि पहले कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। पहले आपको कॉन्सेप्ट कराया जाएगा और कॉन्सेप्ट कराने के बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे मान लो हमने चैप्टर स्टार्ट किया वर्णमाला, तो वर्णमाला चैप्टर हमारा जैसे फिनिश होगा तो उसके बाद तुरंत इसकी प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में ऐसा होगा कि सभी एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर उठाए जाएंगे, जो कि टीचर लेवल के एग्जाम जो होते हैं उनको भी, पीछे से लेवल का होता है वो भी, और लेखपाल का हुआ, वीडियो का हुआ, और यूपी पुलिस का जितने भी एग्जाम होंगे उन सबको हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे। और जल्द से ही मैं ऐसा करूंगा कि एक प्रैक्टिस बैच अलग से निकाल दूंगा। उस बैच में ये होगा कि टोटल जितने भी आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी उस सब की प्रैक्टिस हमारे द्वारा कराई जाएगी। उस बैच के बारे में हम जल्दी ही घोषणा कर देंगे। लेकिन अब हम जो शुरू करेंगे वो हिंदी शुरू करेंगे, और हिंदी शुरू करने का जो माध्यम है हमारा, वो आपको एक तो ल्यूसेंट की बुक लेनी चाहिए प्रैक्टिस के बेस पे। थ्योरी में कराऊंगा टोटल, आपको सिर्फ क्या करना है कि जो ल्यूसेंट की बुक है उस ल्यूसेंट की बुक लेने के बाद उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, यूजी नेट के हैं, और जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उन सबके वहाँ पर पीछे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर थ्योरी मेरे द्वारा कराई जाएगी। जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं कराऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि अपनी एक बुक लेनी है और उसमें नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि आप जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कम समय में आपके नोट्स ही एक ऐसे कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि वो कम समय में आपको जल्दी ही रिविजन करने में आसानी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी एक कॉन्सेप्ट समझिए आप, तो हिंदी आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। ये मान लीजिए भारत का मैप है, और इस मैप के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु। तो जब यहाँ से फारस से कुछ लोग आते हैं, और आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि उस नदी का नाम क्या है, सिंधु है। तो जो उनकी यहाँ की खुद की जो लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं वो, कि यहाँ पर जो उनकी लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के आधार पर सह का जो उच्चारण था, जो सह को वो बोलते थे, वो क्या बोलते थे, है बोलते थे, और ध को क्या बोलते थे, द बोलते थे। तो इस तरीके से सिंधु से क्या बना, है से सह का उच्चारण है कर दिया और ध का उच्चारण दे कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इस पार के जितने भी लोग हुए उन लोगों को क्या कह दिया इन्होंने, हिंदू कह दिया। क्या कह दिया, हिंदू कह दिया। और उसी तरीके से क्या बना, यहाँ पर जो ये लोग भाषा बोलते हैं उन्हें कह दिया, उसे क्या कह दिया हमने, हिंदी कह दिया। तो मतलब यह है कि फारस के जो लोग यहाँ पर आए थे और जो गंगा के
जो सिंधु नदी को पार किया था, उस क्षेत्र को पार करने के बाद वहाँ के निवासियों को क्या कह दिया उन्होंने, हिंदू कह दिया, और हिंदू जो भाषा बोलते हैं उसे क्या कह दिया, हिंदी कह दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी का निर्माण हुआ, हिंदी भाषा का शब्द की उत्पत्ति हुई। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, फारसी लोगों के द्वारा हुई। तो इसका मतलब यह है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका नामकरण हुआ हिंदी भाषा का। आपको ये बात समझ में आ गई कि हिंदी जो हमारी थी उसका जो नामकरण हुआ है किन लोगों के द्वारा हुआ है, फारसी लोगों के द्वारा हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फारसी हिंदी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हम आज जो चैप्टर शुरू करेंगे वो कौन चैप्टर होगा, पहला चैप्टर होगा वर्णमाला। वर्णमाला चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 5 या 2 से 5 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में ज़्यादा हिंदी पूछी जाती है तो मिनिमम 10 क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। लेकिन ये वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वर्णों को देखो, ये एक अक्षर है, वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्णमाला बनी है, वर्णमाला का मतलब ये होता है कि वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम से लिखना। मतलब वर्णों को क्रम से लिखना क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला कहलाता है। माला का मतलब होता है कि क्रम से एक दूसरे में पिरोना। जैसे मान लो आपने कोई सुई ली और सुई में क्या करते हैं कि हमने एक मोती लिया और मोती को इस तरीके से उस सुई के द्वारा एक माला की तरह बनाते चले गए और धीरे धीरे देखा हमने कि पूरी माला बनके तैयार हो गई है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये वर्णों के जो क्रम है, वर्णों का जो क्रम है, उस क्रम को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट हमने कर लिया है तो वर्ण को समझ में आ गया कि वर्ण की अगर वर्णमाला की परिभाषा पूछी जाए तो वर्णमाला की परिभाषा का मतलब यही हुआ कि वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम से लिखना क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये वर्ण, पहला नंबर जो है ये वर्ण, पहला नंबर जो है वर्ण। वर्ण का मतलब ये होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। कि जिसके टुकड़े ना किए जाए उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए आप, जैसे मैंने लिखा कै, और कै के मैं टुकड़े करना चाहूँ, अगर मैं कै के टुकड़े करना चाहूँ तो क्या कै के टुकड़े हो सकते हैं। कै के टुकड़े कर दिए तो क्या हुआ कि ये हमारा जो वर्ण था, वर्ण टूट गया है और टूटने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं निकला है। तो क्या कहते हैं, हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। हम जिस वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दूसरी हेडिंग जो है हमारी ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होता है, ध्वनि मतलब जब आदि मानव रहे होंगे तो उन्होंने कुछ भाषा का इस्तेमाल करा होगा। तो जब वो अपनी किसी भी लैंग्वेज में बोलते होंगे तो उन्हीं ध्वनियों को बनाकर हमने वर्ण बनाए, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि मतलब ये जो वर्ण है, इन वर्ण को ही ये ध्वनि से ही क्या बने, ये वर्ण बने। तो प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज होती है जो हमेशा
एक दूसरे से अलग होती है। अब जैसे ये मैंने बोला कि प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज़ होती है, सही बात है कि प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज़ होती है जो हमेशा एक दूसरे से अलग होगी। अलग होने का मतलब यह है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा मैंने कै, तो कै की अपनी अलग आवाज़ होगी, चे की अपनी अलग आवाज़ होगी, तय की अपनी अलग आवाज़ होगी, और मैंने लिखा ऊ की अपनी अलग आवाज़ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ण है और वर्णों की जो आवाज़ होती है उन आवाज़ की क्या होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर अक्षर। यह हेडिंग है। अक्षर किसे कहते हैं, जिसे नष्ट ना किया जा सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है। वर्ण उसे कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो, उसे वर्ण कहते हैं। जिसकी प्रत्येक ध्वनि उसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है जो हमेशा एक दूसरे से अलग होती है। इसके बाद अक्षर इसे कहते हैं जिसे नष्ट ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन बनता है। उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे पूछ ले जाए आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन बनता है और ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या इस तरीके से पूछ ले जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं 4 विकल्प देता हूँ, 4 विकल्प में से आप बताओगे कि कौन सा है। जैसे मान लो 1 है ध्वनि, दूसरे में आता है हमारा वर्ण, और तीसरा ऑप्शन है हमारा अक्षर, और 4 नंबर है वाक्य। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये ऑप्शन दिया आपके ध्वनि, वर्ण, अक्षर और वाक्य। इन तीनों में से बताइए, इन चारों में से बताइए कि कौन सा आंसर आपका होगा। कमेंट के माध्यम से बता दीजिए या अपने नोट्स में नोट डाउन करते चले। तो देखो यहाँ पर ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है तीनों, ये भी छोटी इकाई, ये भी छोटी इकाई, लेकिन सबसे छोटी है कौन सी। तो सबसे छोटी जो इस क्वेश्चन के आधार पर देखी जाएगी तो वो होगा हमारा ध्वनि सबसे छोटी होती है। अगर विकल्प में ध्वनि ना दे रखा हो तो दूसरा जो ऑप्शन होगा हमारा वर्ण राइट आंसर होगा। अगर मान लो इसमें क्या वर्ण भी नहीं दे रखा है तो उसका जो अगला आंसर होगा हमारा क्या होगा, वो अक्षर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देख के हमें ऑप्शन को देख के ही टिक लगाना है। क्रम क्या होगा, पहले सबसे पहले ध्वनि होगी, पहले नंबर पे ध्वनि होगी, दूसरे नंबर पे वर्ण होगा और तीसरे नंबर पर अक्षर होगा। तो पहले देखना है कि ऑप्शन में आपको दे रखा क्या है, उसी आधार पर आपको ऑप्शन का टिकिंग करेंगे, जो मतलब मार्किंग करेंगे उसी आधार पे करेंगे। पहले देखना है अगर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछ ली जाए आपसे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, हमारी वाक्य होती है। इसे भी ध्यान से लगाना आपको। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। अगर ऑप्शन में ध्वनि है तो ध्वनि राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में वर्ण, अगर ध्वनि नहीं होता है तो दूसरा होगा वर्ण, और वर्ण भी नहीं होता तो उसके बाद अक्षर होता है। अगर मान लो इन तीनों में से कोई सा भी नहीं होता तो फिर इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। और आप जो देखा, अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो वाक्य सबसे बड़ी इकाई है। इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो गया आपका। तो इसे नोट डाउन करते चलें। ये हमारी एक बेसिक नॉलेज हो गई है जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है और ये बेस बनाने के लिए भी ज़रूरी होती है। अब आता है फ़ोन नंबर लिपि। लिपि कहते किसे हैं, लिपि कहते हैं लिखने का तरीका। लिखने का जो तरीका होता है क्या कहलाता है, वो लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। अब यहाँ पर जो भाषा हमारी है, हिंदी भाषा है, वो किस लिपि में लिखी जाती है, ये हमारा जो 5 नंबर है हेडिंग का,
देवनागरी लिपि में, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब इसके बारे में लिख लीजिए कुछ। पहला पॉइंट ये है विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि से इसका विकास हुआ है। कौन सी लिपि है वो? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, इसका विकास किससे हुआ है? ये विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि है और इसका विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दूसरा पॉइंट यह है यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है? ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इधर से दाएं से, मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से किधर को लिखी जाएगी? राइट हैंड से लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। कौन सी? ये देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर मतलब ये हिंदी, मैं बता रहा हूं, हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, इस तरीके से देवनागरी लिपि जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि से इसका विकास हुआ है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। इसके बाद ये जो लिपि है हमारी कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब इसके आगे हम शुरुआत करते हैं वर्णों की। एक शब्द लिखते हैं और शब्द के आधार पर ही हम बताएंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा अतः। मैंने एक शब्द लिखा, इस शब्द के आधार पर हम मान लिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कि हमारे जो वर्ण के भेद हैं वो कितने हैं, हमें नहीं पता, मान लीजिए। तो ठीक, यहाँ पर हमने पहले शब्द को पढ़ा अतः पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण क्या है? स्वर वर्ण है। ठीक, और इसके बाद हमने तय शब्द पढ़ा। तय शब्द क्या है हमारा? व्यंजन है। और ये लास्ट में जो 2 विसर्ग लग रहा है, इन विसर्ग को कहते हैं अयोग व। तो इस तरीके से पता चला हमें कि वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है, पहला भेद जो है हमारा स्वर वर्ण है, और दूसरा जो है व्यंजन है, और तीसरा जो है हमारा अयोग व है। क्योंकि अतः शब्द के अंदर है हमें तीन वर्णों के बारे में जानकारी मिली है। तो यहाँ से अगर मान लो हमने विसर्ग हटा दिए तो ये अतः नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर है कि हल्की सी आवाज अयोग व में निकलती है। तो इस तरीके से अ जो हुआ स्वर वर्ण होगा, तय व्यंजन वर्ण होगा, और जो विसर्ग लगे उनके कह दिया हमने अयोग व। तो अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर स्वर वर्ण के बारे में बात करेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए आप एक, ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद है। सबसे पहले स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन, और तीसरा अयोग व। इस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको किताबों में यही मिलेगा, स्वर और व्यंजन मिलेगा। अयोग व के बारे में कुछ नहीं चलेगा पता, लेकिन आगे जाके तुम देखोगे तो अयोग व के बारे में आपको इतनी डिटेल से बताया जाएगा कि शायद आपको किसी किताब में ना मिला हो। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर है वो है स्वर वर्ण। अब ये होते क्या है? स्वर वर्ण होते क्या है? इन्हें स्वर वर्ण क्यों कहते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं, इसके अंदर ये जो हेडिंग है आपकी, इसके अंतर्गत लिखिए आप पहला इनका उच्चारण
स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। इनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, इनका उच्चारण किससे होता है? इनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। दूसरी बात इसके अंदर यह है, इनका उच्चारण किससे होता है? बिना किसी की सहायता से इनका उच्चारण होता है। हिंदी में जो स्वर होते हैं टोटल, हिंदी में जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इसके बाद यहाँ पर फोन नंबर, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो 13 होती है। अब ये स्वर वर्ण होते कौन कौन से हैं? ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि वाला, ए से एड़ी वाला, आई से ऐनक वाला, ओ से ओखली वाला और आव से औरत वाला। ये क्या होगा हमारे? ये हमारे स्वर वर्ण होगा। स्वर वर्ण का मतलब ये होता है इनका जो उच्चारण होगा ये बिना किसी की सहायता से इनका उच्चारण होता है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ये भी उच्चारण कहलाते हैं। हिंदी में जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? 11 होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 13 होते हैं। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनका उच्चारण होता है। ठीक है, ये हमारे स्वर वर्ण कहलाते हैं। पहला, पाली में स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। प्राकृत में स्वरों की संख्या वो 10 होती है। दूसरा नंबर यह है। तीसरा नंबर यह है हमारा हिंदी में स्वर। अभी मैंने बताया था हिंदी में स्वर कितने होंगे? 11 होंगे। और नंबर 4 संस्कृत में स्वर। संस्कृत में ही बताया था आपको कितना होगा? ये 13 होते हैं। तो इस तरीके से स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए किसी में भी, तो पाली में स्वर जो होंगे हमारे 9 होंगे और प्राकृत में हमारे कितने होंगे? 10 होंगे। और इसके बाद हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं टोटल? ये 13 होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्वर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ले ली। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, ये मैंने बहुत आगे डीपली जान के तभी आपको बता रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं स्वर के भेद। स्वर के जो भेद होते हैं टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी अपना आप में क्वेश्चन है कि इस तरीके से पूछ लिया जाएगा स्वर के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला नंबर जो है हमारा उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं टोटल? 3 है। कौन कौन से हैं 3? पहला नंबर जो है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा नंबर जो है हमारा प्लुप्त स्वर। इस तरीके से हमारा उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3 भेद है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुप्त स्वर है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर जो है जीभ या जीवा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? ये भी
3 होते हैं, ठीक है। जीभ या जीवा की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला नंबर जो है अग्र स्वर, मतलब जीभ के जो अगले वाले हिस्से से बोले जाते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं। दूसरा जो है मध्य स्वर, मतलब जीभ के जो बीच के हिस्से से बोले जाते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर जो है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब होता है कि जो जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोलते हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा है ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पहला नंबर जो होता है हमारा वृत्ताकार स्वर, दूसरा नंबर जो होता है हमारा अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे होठ होते हैं तो इन होठ की आकृति के आधार पर क्या होता है, इन स्वरों को देखा जाता है। तो ये जो होते हैं हमारे 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, वृत्ताकार स्वर, दूसरा जो होता है अवृत्ताकार स्वर। इसके बाद जो हमारा फोन नंबर है मुंह या मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ये भी हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 4 भेद होते हैं। पहला नंबर जो होता है समृद्ध स्वर, दूसरा जो होता है अर्ध समृद्ध स्वर, और तीसरा जो होता है विवृत स्वर, और इसके बाद फोन नंबर जो है हमारा अर्ध विवृत स्वर। इस तरीके से हमारे जो स्वर के भेद होते हैं, टोटल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला भेद जो है हमारा उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, मतलब जो मात्रा में समय लगता है उसके आधार पर। दूसरा जीभ या जीवा की आकृति के आधार पर, जो हमारी टंग होती है उस टंग के आधार पर जो होते हैं हमारे स्वर के कितने भेद होते हैं? वो भी 3 होते हैं। अग्र स्वर मतलब आगे के हिस्से से जो बोले जाते हैं, मध्य स्वर मतलब जीभ के जो पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, और पश्च स्वर का मतलब होता है जो जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाते हैं। इस तरीके से तीसरा नंबर है हमारा ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार स्वर और दूसरा नंबर जो होता है अवृत्ताकार, मतलब जो गोल राउंड की तरह घूम जाए तो वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे, और जो गोल राउंड की तरह ना घूमे होठ तो वो क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। मुंह या मुंह की आकृति के आधार पर स्वर के भेद तो ये 4 होते हैं, समृद्ध स्वर, और इसके बाद मतलब कम खुलना और ज्यादा खुलना उसके आधार पर। तो समृद्ध स्वर का मतलब होता है कम खुलना, और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है उससे भी कम खुलना। तो विवृत का मतलब होता है अधिक मुंह खुलना, और उसके बाद अर्ध विवृत का मतलब होता है कि जो ज्यादा मुंह खुला उससे थोड़ा कम खुलना। तो इस तरीके से हमारे स्वर के भेद यहाँ पर होते हैं। लेकिन पहला जो हम हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब हमारा जो है पहली हेडिंग है उच्चारण में मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले इसे जान लेते हैं कि ये मात्रा किसे कहते हैं। उच्चारण का मतलब बोलना होता है, मात्रा, ठीक है। तो पहला नंबर जो है हमारा मात्रा। मात्रा का मतलब होता है उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो इसके बाद दूसरा नंबर जो है मात्रा 2 प्रकार की होती है। कौन सी मात्रा होती है? पहली मात्रा जो होती है लघु मात्रा, दूसरा नंबर जो होता है
गुरु मात्रा। गुरु मात्रा मतलब ये तो होती है जो एक मात्रा होती है उसे कहते हैं हम लघु मात्रा कहते हैं, दूसरी जो होती है वो गुरु मात्रा होती है। एक मात्रा का जो लघु मात्रा का जो चिन्ह है वो इस तरीके से होता है, गुरु मात्रा का चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर समझ में आएगी आपके को उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। और मात्रा दो प्रकार की होती है, पहले लघु मात्रा होती है, दूसरी गुरु मात्रा होती है, जो आप छंद चौपाई में लगाते हैं उस तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। अब उच्चारण मात्रा के आधार पर उच्चारण और मात्रा के आधार पर आपको बता दिया है मैंने। अब ये दूसरा नंबर जो है हमारा, पहला नंबर था उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, 3 भेद होते हैं। पहला भेद जो है हमारा क्या है, हर्षव स्वर, हस्व स्वर। हस्व स्वर कौन से होते हैं, ये ऐसे अनार वाला, छोटी से इमली वाला, छोटे से ऊ वाला, उल्लू वाला, और रै से ऋषि वाला। ये हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, इनको हम कहते हैं लघु स्वर कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं छोटा स्वर। अब यहाँ पर लघु मात्रा का मतलब ये होता है, लघु स्वर इन्हें कहते हैं क्योंकि इनमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें लघु स्वर कहते हैं। कि इसमें मात्रा जैसे ए एकदम से बोल गया, ई एकदम से बोल गया, ऊ एकदम से बोल गया, रै से ऋषि वाला भी एकदम से बोल गया, रै एकदम से बोल गया। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारे ये हर्षव स्वर होगा। हर्षव स्वर का मतलब ये होता है कि जो मात्रा में एक, जिसमें एक मात्रा का, हर्षव स्वर मतलब एक मात्रा का समय लगता है, हर्षव स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर का मतलब ये होता है कि इनमें लघु मात्रा होती है, इसलिए इन्हें लघु स्वर कहते हैं। मूल स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों से दूसरे स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिन स्वरों से दूसरे स्वरों की उत्पत्ति होती है क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों से ही क्या होगी, आने वाले जितने भी स्वर होंगे उनकी उत्पत्ति होगी। और इनमें एक मात्रा लगती है ना, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसलिए छोटा स्वर भी इन्हें कहते हैं। तो ये पहला नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, हस्व स्वर। दूसरा नंबर जो है हमारा वो है दूसरा नंबर है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, पहला हेडिंग जो है हमारा इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। दूसरा यह है, इसमें गुरु मात्रा होती है। ठीक है, इनमें गुरु मात्रा होती है। इसके बाद इन्हें बड़ा स्वर भी कहते हैं। और ये होते कौन से हैं, अब देखो होते इस तरीके से हैं। ये बड़ा आ, बड़ा ऊ, ये बड़ी ई आगा पहले, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, और आओ से औरत। तो ये हमारे टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इस तरीके से हमारे ये कौन सा स्वर होगा, हमारा ये दीर्घ स्वर होगा। इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हमारा तीसरा नंबर जो था उच्चारण। अब हमारा तीसरा नंबर है हमारा विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर का मतलब होता है इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाता है, विलुप्त स्वर कहलाता है। मतलब इसमें जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ओम। ठीक, ओम में क्या होगा कि इसमें हम कितनी भी देर उच्चारण कर सकते हैं, ओम, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, इसमें जो उच्चारण का समय है उससे अधिक समय जो लगता है क्या कहलाता है, वो हमारा विलुप्त स्वर कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कह दूं मैं इस तरीके से, हे राम, तो हे का उच्चारण मैंने बहुत देर तक करा, तो ये क्या होगा, हमारा विलुप्त स्वर होगा। तो इनका जो हम प्रयोग करते हैं वो ग्रंथों में करते हैं, और ग्रंथों के शब्दों में इनका प्रयोग हम करते हैं, और देशभक्ति के लिए करते हैं, दर्शन में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये विलुप्त स्वर होते हैं हमारे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया कि उच्चारण में मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा नंबर जो था हमारा
जीव या जीवा की आकृति के आधार पर। अब यहाँ पर जीव या जीवा की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए थे मैंने आपको? ये 3 भेद बताए थे। 3 भेद में कौन सा स्वर है? पहले अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा बताया था मैंने पश्च स्वर। अब यहाँ पर पहले हम अग्र स्वर के बारे में बात करें। अग्र स्वर मतलब ये मैं यहाँ पर एक जीव का अगला जीव बना रहा हूँ और जीव के आधार पर आप देखिए कि जीव के जो अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें ये कहते हैं हम अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। तो जीव के अगले हिस्से जो बोले जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम अग्र स्वर कहेंगे। और जीव के जो बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं मध्य स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? छोटी से इमली, बड़ी से ईक, रे से ऋषि और ऐसे एड़ी और आई से ऐनक, ये हमारे क्या होगा? अग्र स्वर हो गया। और इसके बाद मध्य स्वर, मध्य स्वर सिर्फ एक ही आता है ऐसे अनार वाला, ये हमारा मध्य स्वर हो गया। और इसके बाद पश्च स्वर, पश्च स्वर मतलब जो पीछे से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे मान लो आ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और ओ से औरत वाला, ओ से ओखली वाला और आऊ से औरत वाला, ये हमारे क्या होगा? पश्च स्वर होगा। जो मतलब जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं ये पश्च स्वर कहलाते हैं। आप बोल के देख लीजिए, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर हमारा जीव या जीवा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हो गए? ये 3 भेद हो गए। अग्र स्वर मतलब जीभ के अगले वाले हिस्से से बोले जाते हैं, मध्य स्वर मतलब जीभ के जो बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं यहाँ से, और जो बीच के जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं पश्च स्वर, पश्च स्वर कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर हमारा है स्वर के भेद के अंतर्गत ही तीसरा नंबर है ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। मैंने कितने बताए थे? 2 बताए थे। पहला नंबर जो था हमारा वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार का मतलब होता है कि जो गोल गोल राउंड की तरह घूम जाए, क्या कहलाता है? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। आप इन स्वर का उच्चारण कर लीजिए। ओ का उच्चारण करेंगे तो ये भी हमारा गोल हो जाएगा। ओ से छोटा ओ से ऊन, बड़ा ओ से उल्लू, इस तरीके से ओ से औरत। तो यहाँ पर देख रहा है आप मेरे होठ किस तरीके से हो रहा है? वृत्त की तरह हो रहा है, मतलब गोल राउंड की तरह होते जा रहे हैं। अवृत्ताकार स्वर का मतलब ये होता है कि जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो होठ है वो होठ क्या हो? वृत्त के आकार में ना हो, तो क्या कहलाते हैं? ये हमारे अवृत्ताकार कहलाते हैं। ऐसे अनार, आसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, रे से ऋषि, ऐसे एड़ी, आई से ऐनक। तो ये टोटल कितने होते हैं वृत्ताकार स्वर? 7 होते हैं। और वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं हमारे? टोटल 4 होते हैं। इस तरीके से हमारा होठ या ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद हमने देख लिए कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं। अवृत्ताकार स्वर हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। स्वर के भेद के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कौन चल रहा था? स्वर के भेद चल रहा था। स्वर के भेद के अंतर्गत हमने 3 टॉपिक देख लिए हैं, ठीक है। दूसरा अब चौथा टॉपिक जो है हमारा क्या है? मुख या मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। मुंह की जो आकृति बनती है, कम खुलती है, ज्यादा खुलती है, उसके आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 4 भेद है। पहला भेद है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर का मतलब होता है कि जो मुंह खुलता है वो थोड़ा कम खुलता है। तो जैसे यहाँ पर हमारे कितने हैं? ये कम खुलना मतलब 4 होते हैं, 4 नहीं 5 होते हैं, ठीक है। समृद्ध स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, रहसे ऋषि वाला और ऐसे उसे ऊन वाला और बड़े उसे उल्लू वाला। इस तरीके से हमारे समृद्ध स्वर कितने होगा? टोटल 5 हो गए। तो इसके बाद अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध का मतलब होता है जो कम खुलता है मुंह, उससे भी कम खुलना, ठीक है। ए और ऐसे एड़ी वाला और ओ से ओखली वाला, ये हमारे 3 होते हैं, ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर कितने हो गए हमारे? 3 होते हैं। इसके बाद बीभ्रत स्वर। बीभ्रत स्वर का मतलब होता है कि मुंह ज्यादा खुलता है, और जब ज्यादा खुलता है तो क्या कहलाते हैं? हमारे बीभ्रत स्वर कहलाते हैं। तो ये हमारा मुख आकृति के आधार पर देख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है हमारा बीभ्रत स्वर। कौन सा है? वो है आ। जब का जो उच्चारण करेंगे तो देखना आप मुंह बड़ा सा हो जाएगा। आ से आम वाला, ठीक है। तो ये हमारा विभ्रत स्वर हो गया विभ्रत स्वर के अंतर्गत। और इसके बाद ये अर्ध विभ्रत स्वर। अर्ध विभ्रत स्वर का मतलब ये होता है कि थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता है, जो ज्यादा मुंह खुलता है उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ऐसे ऐनक वाला और औ से औरत वाला, ठीक है। ये कितने होते हैं अर्ध समृद्ध स्वर हमारे? 2